आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंदना नामदेव, सहायक प्राध्यापक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, मानविकी एवं उदार कला संकाय। इस आयोजित कार्यशाला में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यकीनन यह कार्यशाला आप सभी के लिए लाभप्रद होगी एवं ज्ञानवान होगी। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। तो आइए मैं इन्हीं शब्दों से साथ में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर फेमिना बख्त मैम को। मैम प्लीज। थैंक यू वंदना मैम। एम आई ऑडिबल? यस, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। डॉक्टर आलिक और डॉक्टर पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? जी मैम, जुड़ गए। मैं उन्हें कहीं देख नहीं पा रही हूँ लिस्ट में, उनका नाम दिख नहीं रहा है। वो जुड़ चुके हैं मैम। पाठक सर जी जी पाठक जी। हाँ यस मैम, आई एम देयर सर। यस यस ओके। नमस्कार सर। नमस्कार आलेख सर। नमस्कार नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार मेरा भी। नमस्कार सर। नमस्कार। सो वंदना मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय दिया। मैं डॉक्टर फेमिना, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से आप सभी को एक बार फिर इस कैंपस में 2 डेज वर्कशॉप जो आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश, जिनके साथ हमारे रिस्पेक्टेड खरे सर का MOU है, उनको भी मेरा बहुत बहुत वेलकम। और बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ एफर्ट्स जो पूरा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट लगा रहा है, रियली बीइंग नॉट अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी, पर आप जिस तरीके से हम लोगों को ये सारा सिस्टम और लाइब्रेरी को किस तरीके से हम और बहुत एक डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी ने हमें जो दिया है प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी को डिजिटलाइज बनाने का, ओपन सोर्स बनाने का, नाउ ऑन अ 1 क्लिक हम हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस 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 मैम ऑडिबल। और कैंपस ने वर्कशॉप फिनिश स्पीकर, उन्होंने इतने वैल्यूबल स्पीकर बुलाए जिन्होंने हर डिफिकल्ट चीज को इतने सरल तरीके से हमारे स्टूडेंट हो या हमारे फैकल्टी मेंबर्स हो उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को इतना इजी बनाया। रियली इट्स अप्रिशिएटिंग, स्पेशली खरे सर एंड द डिपार्टमेंट, उन्होंने इतना एफर्ट लगाया है। और हम लोग तो आगे बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि अब खरे सर एक बहुत बड़ा शायद कॉन्फ्रेंस कैंपस में करेंगे लाइब्रेरी को लेके। So really it is we all are very thankful to the library department and we hope more much from the department। इस तरीके से सर का डिपार्टमेंट वर्कशॉप्स को लेके या एक्सपर्ट लेक्चर को लेके इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अब हम लोग तो और कुछ बहुत ज्यादा सर से चाहते हैं। और सर ने इंस्टीट्यूट के साथ इतने बड़े बड़े लोगों को साथ में जुड़ा। आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी फैकल्टी के लिए एक बहुत ही मार्गदर्शन कंट्रीब्यूशन है। और बच्चे सिर्फ ये नहीं समझ पाए कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर है, वो इसको उस लेवल पे भी समझ पा रहे हैं कि वी कैन एसोसिएट विद द लाइब्रेरी एट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को लाइब्रेरी ने इंकलकेट करा, वो तो आउटस्टैंडिंग पार्ट रहा है आपके वर्कशॉप का। जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपने जो हम लोगों को कल डिटेल दी, और आज भी हम ऐसी आशा करते हैं कि हम लोग को बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आपसे। सो नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी, पर फिर भी इस वर्कशॉप में बहुत सारा कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है एंड हम सभी लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो वंस अगेन डॉक्टर आलेख सर एंड डॉक्टर पाठक सर, you all are welcome to the campus on this online platform by the RNTU department. Welcome you. So thank you. Pandra ma'am. Thank you ma'am. मैं बड़े ही
करना चाहूंगी डॉक्टर कुमार पांडे सर के लिए। पहले सबका परिचय देना चाहूंगी। शायद थोड़ा सा वंदना मैम आपका ऑडिबल नहीं हो रहा है वॉइस। ओके ओके, सॉरी मैम, जी म्यूट था जी जी। धन्यवाद प्रवीणा मैम। और मैं अब बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रभात पांडे सर के लिए, पर उससे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। वेलकम सर। डॉक्टर प्रभात कुमार पांडे इज लाइब्रेरियन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश, from August 2013 and is also holding position of President of MP Library Association. He did PhD in Library and Information Science from Dr. H.S. Gore University, Sagar, and PG is 3 different subjects. He is received a Best Librarian Award 2016 at Thailand, LPA Best Academic Librarian Award in 2017 at Goa University, Goa, and facilitated by Ranganathan Society for Social Welfare and Library Development and BIMTech from his outstanding contribution for upliftment of library profession in Madhya Pradesh. He is expert of library automation, information retrieval, institutional repository, and digital library open source software. He organized 4 national seminars and workshops on library automation and research methodology. He is editor of International Journal of Information Library and Society, ISSN 22780386, and chief editor of E-Invention and International Multidisciplinary Journal, ISSN 23955783, and president of Madhya Pradesh Library Association. He authored 10 books and published 112 research papers in different indexed journals. He is associated with the teaching and research of library and information from last 15 years. He is a life member of ILA, ASLIC, SIS, and other professional associations. He has to his credit about 100 research papers of international and national level and 10 books on different aspects of library and information science. He visited China and Thailand to deliver special lectures on LIS education. So, sir, please welcome Pandey sir. आई थिंक डॉक्टर प्रभात पांडे सर आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो एक बार त्रिपाठी जी शायद ऑनलाइन दिख रहे हैं। सर त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम आज के सेशन में भी। जी त्रिपाठी सर प्लीज वेलकम। पांडे सर आज नहीं शायद हमारे साथ पास जुड़ पाए हैं, तो मैं वंदना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्पीकर को वेलकम करें। स्पीकर को जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं चाहूंगी कि त्रिपाठी सर एक बार फिर आप सबके सामने आए और प्लीज सर आमंत्रित हैं आप, प्लीज वेलकम सर। त्रिपाठी सर, पीके त्रिपाठी सर। ओके, थैंक यू मैडम। जी सर। ओके मैडम मैं माफी चाहूंगा, आज जो है सेशन पाठक सर का है, तो वंदना मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाठक सर को इनवाइट करें। जी सर बिल्कुल। पाठक सर का इंट्रोडक्शन दें और पाठक सर को बुलाएं। डॉक्टर पाठक जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर संदीप पाठक जी को आमंत्रित करती हूँ। तो पाठक सर प्लीज, और पाठक सर को आने से पहले मैं उनका प्रोफाइल भी आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। Dr. Sandeep Kumar Pathak, ISER Bhopal. Dr. Sandeep Kumar Pathak is a science graduate and holds MSc, MLib, ISc, MA, PG, DCA, and PhD. He has also passed National Cadet Corps NCC, B and C certificate examination. He is certified NSS program officer. Dr. Pathak is presently working as Deputy Librarian, Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal. Since May 2013, an instrumental is setting up state-of-art modern library at ISER Bhopal. He has rich working experience of 22 years. Prior to joining ISER Bhopal, Dr. Pathak has worked at IIT Mandi,
IIT Kharagpur, IUCAA Pune in FilmNet Center, Gandhinagar, and Institute for Plasma Research, IPR, Gandhinagar. Dr. Pathak is instrumental for setting up modernized central library at IISER, Bhopal. He served as mentor library of IISER, librarian for IISER, Barmapur, and founding librarian for IIT Mandi. Dr. Pathak has published 60 plus articles in different journals, national, international, conference proceeding, and edited 3 conference proceedings. He is an editor of 4 international journal and reviewer of 3 peer-reviewed journals. Dr. Pathak is the recipient of SLA Asian Librarian Award 2014, Taylor and Francis Young Librarian Award 2014, MPLA Innovative Librarian Award 2017, MPLA Academic Librarian Award 2018, MPLA Special Jury Award 2019. IISER Bhopal Library has also received the Aspiring Young Academic Library Award 2016. Dr. Pathak has visited Boston, USA in June 2015 to receive SLA Asian Librarian Award. He has also received second best research paper award by ASIS and T Sign third Maryland, USA in 2008. His current research includes data mining, scientometric studies, e-resources management, automation of library applications, setting up state-of-art modern academic library system, national consortia formation, and working on One Nation, One Subscription movement. He has been invited as speakers at several prestigious forums, such as ACS, RSC, Elsevier, Willy, IOP, CUP, KEDL, and a few more. He has been invited as invited speakers, resource person by various academic institutions. So इसमें एक institution हमारा भी RNTU का जुड़ा है सर, तो please welcome sir, पाठक sir. Yeah, Please, sure. please. Thank you so much, Vanda ma'am, for introducing me. And it is my honor and privilege to be on this platform. And it is always a matter of honor for me to get associated with Rabindranath Tagore University, and Dr. Khare is associate working there, and he is a good friend of mine. And I can see Sachin also there. So it's a pleasure for me to get on this ISET our Rabindranath Tagore University platform. So before I start, I'd like to say a very good afternoon to all the participants. And so how this will go is today, as you know, the theme is open source digital library software. So yesterday there was a session on Greenstone software, this theory that followed by the practical by Dr. Rakesh. So same thing will be here. Today we will have a presentation on DSpace, and then followed by the practical online, this installation session by my colleague, Dr. Alek. So because, DSpace, like in our institute, we are, using for last 2014 install. But I remember when I attended this DSpace software, conference in 2004, early 2004 at BITS Planning, which was by Dr. Professor A.R.D. Prasad. So since then, we are making a use of DSpace, and as you know, being a library science professional, this is one of the basic tool, we should make a use in our institution to make sure that whatever resources we have, like if you're on a small scale, Greenstone is one of the best open source digital library software because it's easy to use also. In case of DSpace, you need little bit expertise. And yes, but if somebody is there to help you, then DSpace can take a bigger load. We know like NDLI, National Digital Library of India, their database is also based on the DSpace. So the current trend is that most of the IITs, they all are using DSpace, but if you see the IIMs, they're using ePrints. So it depends on it's purely on your choice which software you'd like to go. So let me start my presentation, and before I start, once again I would like to congratulate Rabindranath Tagore University for having this 2 days online workshop, and I'm sure this will be very useful for your research scholar, for your fellow librarians and all those stuff.
So we'll try to do what best we can do today, myself and my colleague Alek. So if you allow me to share my PPT, I'll just share my presentation here. Dr. Rakesh, can you please confirm if my PPT is? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you so much. So, see, the title itself says DSpace Digital Content Management Open Source Software. So the moment open source comes, we feel, get associated with that. Yes, it is open source, means there is no, financial matter involvement. So, we have some confidence to talk to our management that, why can't we have this open source, software installation in our campus? Yes, we can customize. Yes. Then what will be the useful that I'll be talking about, and why only DSpace, why not other software? That also we can debate during question answer session. And since we are also using DSpace in IISER Bhopal, I'll give the live demo of how we are making a use of this DSpace, how we are creating the these various collections under, and then the how we can make a best use of our DSpace digital content management software. And am I audible, Rakesh? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yeah. So as we know, in the age of information society, going onwards to knowledge society, it is our duty, whatever resources, are available for our community. We need to, collect those resources. We need to classify, we need to store, and then we need to disseminate to our user society. So as I says, now libraries or librarians are accepting, these challenging roles in service context, and that is the reason, most of the institutions, they are installing this kind of software. And I feel many of you, those who are attending, might have already installed DSpace software. Now, many, like including IISER Bhopal, we maintain our institutional repository, and there are many open source repository softwares available, like Archimede, Artidus, DA, ITSS. These all are these softwares that DSpace is there. So as I say, DSpace, Greenstone, and this ePrints. These are the very popular open source digital library softwares. So what does open software means? That we need to understand. So it's very simple, where the source code is available and we can customize, right? That is very simple. So what are the advantage of open source software? Basically ability to tailor or customize. Like I want to put IISER Bhopal banner logo on that, I can do that. So that is the advantage with this open source softwares. Whether it is like if you go for the content management software, like in case of website, Drupal or Joomla or WordPress, there also you can do customization. Here also you can do a lot of customization. No restriction on use, means at a time multi-user can access this software. For example, if you go for commercial software, there will be a license agreement. There will be a, like if one user use, you have to pay this much amount. Of 3 user use, we know the example of Lipsys. For example, if you take up the LMS, library management software. So this is the advantage with open source software, like they are multi-user and easy to use. And then there is a low cost involved. Low cost means basically, I would say, if you I want to take somebody help, you want to pay for the customization, installation, that case. But if you have a technical person and then he is able to do, then I think even there is no cost involved. Only you need to have one server where you need to install the software. Of course, there are some disadvantages also with any open source software. Like one is unanticipated efforts is there. Library may find that it needs to greater deal to more work than anticipated. Now you sometimes you have a confusion whether you want to install on your in-house server or you want to on the cloud. So that's a policy matter, policy decision, what you want to do. Then there is a lack of coordination. So the person, like there is no technically skilled person in the library, but there is a computer center who can help. So there should be a better coordination between both the units. Inadequate technical supports, that also need to take care, and then customization, right?
So customization is due. But as I says, if you have a proactive library staff member with the training like this, today we are going to have this theoretical session followed by the installation session. I'm sure, you know, this customization and this part will be taken care by the participants who are attending this session. So let us first understand what is content management system. So it is considered as the web application which is used to manage workflow needed to collaboratively create, edit. See, this is very important. Create, edit, review, index, search, publish, and archive. This is what, you know, librarians are having the expertise. This is, you know, if you go to like any other this thing, so there, you know, librarians knows where the resources are available, where to collect this metadata, how to, you know, classify. Need to make sure there is a no copyright violation. Also need to make sure Creative Commons, need to see the SERPA Romeo guidelines. So this is the expertise librarians are having. That is the reason I think ISEC University, this Rabindranath Tagore University has also today invited librarians to talk about this open source digital library software. So this content management software, you know, is a that keeps track of every piece of content on your website, on your, you know, like digital library management software. So what it will be updating? It will be updating on the articles, review papers, simple text, photos. Photos means whatever conference you are having in-house. Videos like, you know, convocation. So complete video you can upload here. Like your director's speech on the 26th, you know, January or 15th August or any other occasion. So one need to record all those things and, you know, then upload over here. But you should have a proper, that I'll be talking about policy, that written policy, what you will be updating, what will the embargo period, all those things I'll be discussing in my coming time. So this is the next slide. So major advantage of using a content management system is that requires almost no technical skill or knowledge to manage. Why use content? Because it helps you know, manage complexity. At a single platform you will get lot of information by, you know, some Boolean search or advanced search. It provides a user interface, and then because, you know, this software like DaySpace having a two interface. One is a user interface, another is the librarian interface, where librarian, you know, update all those information. So it provides a means for collaboration among many to perform the above tasks. So these slides I'll be happy to share with the coordinators, so then they can, you know, give it to other participants. So now let us talk about what is digital repository before going to the software. So as you can see by the name that there is a repository, and where you will be, you know, repositing digital documents. Digital documents I already talked about, like, you know, the research articles, review papers, conference proceeding papers, videos, photos, all those things. But as I say, it is a policy matter. You need to decide whether digital repository will be on internet or intranet, right? Like in our case, it is on intranet, but we share our metadata with the NDLI, National Digital Library of India. So every month they, you know, fetch our data from our repository, and that becomes a part of NDLI, right? And then we have a written agreement that though we have a full text copy, they should not take the PDF from our, you know, database. They should only take the metadata. And then there and they, you know, they need to also see there is a, in case of duplication with other institutions, they need to remove that metadata from their end. So digital repositories, you know, they are of different types, like subject oriented, disciplinary, government, aggregating. There are many kind of you know, repositories. Now, when we talk about institutional repository, for example, like RIE library, RIE is, you know, having their own repository. So that repository will have the publication related to the RIE only, RIE Bhopal. If IISER Bhopal is having institutional repository, with its name is institutional repository, right? So for example, like Rabindranath Tagore University is having, you know, having a institutional repository, means their own publications will be there in the institutional repository. When we talk about NDLI, National Digital Library, national means then they have a publication of all the, you know, institutionals method. That is what I say is ki, you know, they fetch the data from different, you know, institutions, and they have a, you know, kind of agreement. And the moment your repository, your server is down, you will get an alert by email, by NDLI, that your server is down. Kindly let us know if you have any problem. So this is what institutional repository is, the repository where all the publications are related to the respective institution.
These are your definitions. I'm not going to read on these things because I also, wish that you should have a more time on the live demonstration. So these are the various definitions. Why institutional repository? Of course, for individual you can do individual. As I always say, Greenstone is the best software for you have an institutional repository. Sorry, for your personal library at in your computer. But institutional you can. So this kind of why institutional repository for the individual provides a central archive of their work. For the institution, increase visibility and prestige, and for the society. So for individual also repository can be made, for the institution and for the society. What should be the objective of IDR? IDR means we call it IDR, Institutional Digital Repository. To describe the institutional digital repository, to describe the role of the IDR in higher education, to describe the installation process and uploading materials, to highlight, because why I'm telling you objectives, when you meet to higher authority, you want to set up IDR, you need to tell all those things. This will help you. Okay, that is the reason I have put here. What should be the characteristics of IDR, Institutional Digital Repository? That content should be scholarly, like should be related to the PhD students, MSc student, whatever course you are running. That should be relevant to your course content programs. Then accessibility of the perpetual content, open access, and then evolving nature with the growth of the institutional research output. Now it's very important that criteria for selecting software for institutional repository. That is very, because there are number of softwares are available. If you talk to 10 people, they will suggest you 10 software. So like yesterday, Tripathi sir was talking about this, how one should go for this software, what should be the criteria. So here also, like for IDR, you should have a certain criteria, like whether it is open source or commercial, because if you go for commercial, you need to pay, you will depend on somebody else, then you need to pay the this AMC charges. Am I audible, Dr. Rakesh or Sachin? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Then hardware support, dependency, national and international developer. So these are the various criteria are involved, training when somebody installing, and then security is very, very important. That is the reason people don't prefer Windows version, they always prefer the Linux version. These are the crucial element in institutional repository. Should have the institutionally based and then scholarly material in digital format, cumulative and perpetual, interoperable and open access. So what are the advantage of institutional repository? It makes available the institutional scholarly output, collection and preservation of digital material, increase visibility. See, this is very, very important. See, now I will tell you one thing. Like in our case, we already had institutional digital repository, right? Since 2014. Recently now, because, and that was on intranet. So recently there was a demand from our academic community that, our all embargo publication should also be made available on the repository, and those publications should be accessible outside. Now we know, because of course, for that, sir, you need to have a, all those extra efforts and all those things. So what we do to one of the i7 machine, we installed again, once again, DSpace. And we have uploaded all our, embargo free publication. Basically, those who are open access publication, we uploaded on in this repository. So we call it as a institutional digital repository bracket embargo publication, embargo free publications. So this now our repository soon will be, we have updated only. Now process is going on to have a, global IP, global domain IP and all. Once we get the global IP, then our embargo publication repository will be accessible from outside. Now, those who are librarian, they can easily make out the advantage of this embargo free publication repository. What is the advantage? Advantage is that, once since this publication will be accessible outside and they all are available single platform, so they are likely to get more visibility. If they get more visibility, they are likely to get more citation. And if they get more citation, they are likely to, their H index will go high. If their H index is go high, our institute H index will go high.
If our institute H&S go high, we are likely to get better position in NIF ranking and other, various rankings. Okay, so see how this is correlated. So this is the important role of the librarian. That is what I always say, the librarians are the very important pillar of any academic institution, because they are the one who are behind the scene. They are working all the time, but they are the one who are contributing towards the academic excellence of any academic institution. So this is like one of the Greenstone software. Yesterday there was a talk on this Greenstone software. Another one, ePrint. As I said, most of the IIMs library, they are having a ePrint software. They have installed ePrint software to have their institutional repository. Another one is the DSpace, which I am talking about. This is the software installed by most of the IITs library. So ePrint is preferred by the IIMs and DSpace is preferred by IITs. Okay, but it's your choice what you want to have. This is why I put this screenshot DSpace at the MIT, because DSpace was invented by MIT in the MIT. So I thought, let me see actually how their DSpace repository is doing, whether they are really using DSpace or not, and if they're using, what are the features. But I found more or less they are the same features, which we are using at our end. And there is, I put one comparative statement between the GSDL, Greenstone, ePrints and DSpace. So those who want to compare, they can compare and accordingly they can take a decision on this thing. But bottom line is that they all are open source software, and this is how we can save our public money. So this is the type of materials we can have in institutional repositories. In case of public research material, you can have journal articles, book chapters, conference papers, then unpublished papers like e-prints and all papers and all those things you can have. And if you have any question related to this, you can note down, then you can ask me during question answer session. Then there are the data sheets, models, blueprints. Blueprints basically like when the IISER Bhopal was being set up. So there are old photographs, there are drawings, all papers. So there's, initially for 5-10 members, when founding members are there, they will remember all those things. So those you can upload, because after 50 years, for example, I take the example of IISER Bhopal. This scenario will be completely different. So after 50 years, they will be, looking for old papers, old photographs. How was the campus? So this is the time, you can have all those things right from the day one. So you have a two choice. Either you can have in this repository only, or you can have a separate, you can call it as an archival project. So in your archival project, by using DSpace only, upload all those kind of, old papers related to your, institutional nomenclature and, being set up, all those things. Then what are the technology and its prerequisites? So as of course, you need to have one software which you can download. If you go to DSpace site, you can download from there. If you want to download a Greenstone software, you go to their site. This is my recommendation. If you are going to download any particular software, you should visit their official website. You should not download from any other site. Otherwise, it may corrupt your computers and it may lead to other problems. Then OAI PMH harvesting protocols, Pentium servers, of course, we call now i7, Linux, Red Hat. These are the, Tomcat, Apache. So this we need to install. Use like, for example, there is any, power failure or UPS failure, then you need to start Apache, Tomcat, and only your repository will be working. And then, of course, fund in case you are looking for the outsourcing help, like, cloud service or customization and all those things. So what are the institutional repository technical benefits? Free software. I think we already discussed many of them. So I'll move to the next slide. So that is an institutional repository software. Key component of this is the repository management software. And then whatever released are there, we need to see, whether we can integrate with all those things. And this is very important. Once you have institutional digital repository, you should have one policy. So nobody should question librarian why this is being updated, why it has not been updated. So everything should be very crystal and clear. Whether research paper has to be uploaded, yes, no. What should be the embargo period, right? Like I'll say in our case, it is a 2-year embargo period in case of PhD thesis and all those things. So the moment we upload PhD thesis full text, 2 years, it will not be visible outside. Right, but after 2 years, because we are not a part of Sodhganga, so don't get confused, like we have to upload on the Sodhganga and it is visible to anyone. At this moment, most of the CFT institutions, they are not part of Sodhganga.
So what we do, we have a report, PhD thesis full text on our repository, but it is visible after only 2 years. So we have put a cap of embargo period of 2 years. After 2 years, once embargo period is over, it is visible to everyone. So this is our, ideal policy of IISER Bhopal. So there are various certain, is there criteria are there, certain restrictions are there. And this is the submission policy, how one can submit to the repository. Item may be deposited through their login, official login ID. Administrator has a, right to delete or anything. And in case of any complaint comes, like many faculty members say, oh, my paper is not there. Then you ask them to, because this is what we see that, generally they send it to the library and we upload from our site. So like we follow, all the alerts like Scopus, Web of Science, Google Scholar. So whenever any faculty member, publish any article, we get an alert. So what we do, that email we forward to that faculty member, we congratulate them for that publication. Same time we upload on our LED with their photographs and all, and same time we also upload in a repository. Okay, and then we have a one faculty publication display area. So there also we display that publication. So with one alerts we do the 4 jobs. Okay. Then in the submission policy or embargo policy also should be defined, and then you need to make sure there is no copyright violation, and the expertise comes, librarians know what are the copyright rules, what are the copyright. So that is what I say, this is the job of the librarian to installation of digital library software, customization and making a use of this, and giving a training to the research scholars and faculty members. So let us talk about DSpace. DSpace is an open source digital repository application. What is DSpace? It is a software which allow. Am I audible, Dr. Rakesh? Yes, sir. Audible, sir. Okay, thank you, Sachin. So DSpace is a software that allow you to capture items in any format like text, video, audio, and data. So that is what I say, when you select a software, you should know what are the features software is having. So it indexes your work, so users can search and retrieve your data by the simple search or by the Boolean search. And DSpace is typically used for building an institutional repository. As I say, most of the IITs, they are making a use of this, and the IISERs also. These are the few benefits of the using DSpace. It's very strong software. If you are using a Linux, I hardly seen any case where their data get corrupt. So here you can get your research results, you can store, you can archive, you can show cause, and you can keep a track of those publications. So what can DSpace be used for? It can be used for, as I think we already discussed about, research paper, data set, reports, conference papers, images. This is the architecture of DSpace. So this is very important to know actually how DSpace works, where once we submit the data, how we create the various groups and all those things. So this is the complete flow of the DSpace and the API, storage API. So now let us see the workflow of our DSpace. So like in our case, we have an institutional repository of IISER Bhopal. So this is the main page of the institutional repository. As you can see, faculty names and their total number of publications. Many will come if I say more. This is the subject wise publication, and this is the year wise publication. Same suppose if I click on Deepak Chopra, how many publications you can see? 147. If I click here, all these publications will come, and it is an intranet. So anybody who is in the campus can download his publication, or they can also use by using remote login access facility, like we are having VPN, virtual private network. So anybody can access by using the virtual private network service. Okay. So this is the repository again. So once you collect, suppose click on the Deepak Chopra, you will see with other his colleagues with whom he is working, their publications, and then subject wise their publication. Okay. So like these are the various publications with subject, various subjects, and then year wise publications. And if I click on that particular, this is the subject wise, this was the, various screenshot I took. So suppose I want to download any full text, I'll click over here, here or here. This paper will come. When I say view, this full text will be visible. Okay. So as I says, NDLI screenshot, because NDLI National Digital Library is also using the DSpace software, and they are harvesting our metadata on regular basis.
So this is the platform where, this is the, we call it as a platform for the librarians, where, librarian need to log in. As you can say, there is a login button, right? And there are the various, this community is in DSpace. Once I log in, now you see there was a login button. Once I log in, it comes my name, and then I get a option to create a create community, and then submissions. So all those things, who is the admin of this dashboard can do a lot of, modification over here on the custom. This is the like create community. If you want to create a community, you need to put certain data over here, and then this is like electronic thesis. You can do like, these are the collections. You can, if you want to add more, you can create more, like create, there is an option create collection, create sub community. You can export the data, you can edit the community, you can take the backup. Okay, all those options are given here on the admin panel. This is like the image, you can upload an image, like this is for the biological sciences. Okay, and this is the update admin profile. One can update the admin profile over here. Okay, and these are the submissions, and they are very workflow. You can see who has submitted the paper, which titles. You will have complete track. You select and you can remove any paper in case of any copyright violation. You can import the metadata. If you have data in the Excel sheet, you can import the metadata, and then you can search over it. As you see now, this is the same banner, but here it says embargo publications. Again, I'll repeat, these are the embargo free publications. Basically, the open access publications of IISER Bhopal, around 650 publications we have uploaded over here. So all these are open access, like see Deepak Chopra 30 paper. Earlier slide it was 147. So out of 147, his 30 publications are now embargo free. So these publications anybody can download from any part of the world, across the world. Okay, anybody can download. So that is the reason we have created embargo repository. Okay, same features are here. So this is our subject wise submission to our repositories, and this is the DSpace official website. And then when where there is a latest release, DSpace 7, you can see, you can download for the front end. This is for the back end. This is for the user interface. Okay, and then my colleague Alek will talk more about this DSpace. And this is, there is one video you can run and you can see, about these things. So I'll conclude, and then I will just take 5 minutes to talk about our live site, and then I'll hand over to Alek. So as you know, we know institutional repository is a very popular idea that can serve an engine of an institution, change of our institution. And what I suggest you, if you have a repository, make colorful banner, put in the hostel notice, because see, marketing, I would say, visibility is very, very important. I have seen librarians are doing a lot of efforts, working hard, but people are not aware. Of course, we can blame the academic community, but same time we need to make sure that what we have done. So we need to make a colorful, banners, need to put on the various hostel notice board, mass notice board, various other department notice board, and they need to, know that we have an institutional repository. So, this is how we can develop a network of institutional repository, and with this, we can show our intellectual work to the world. So academic libraries, as we know, always trying to increase the visibility, importance of the research work, and this is one of the best tool to upload, our thesis, dissertation, project report, technical reports. But this is my advice to the librarian. Before you upload, you need to take a, proper, you should have one IDR policy, institutional digital repository policy. So you should not land up in any problem. Whatever, your embargo policy and you need to decide, you need to make IDR policy, then you need to launch only for the others. So definitely institutional repositories are enhancing the role of the academic libraries and information professionals for providing information services. These are the few references I am having, and I acknowledge I use various internet resources here. And I would like to thank again ISEC University for giving me this opportunity. And before I bind up, I will just take another 2 minutes to show you our institutional repository, because I always believe when we talk, we should already implemented in our institution. So that impact more. So Alek, I'll just take another 2 minutes and then I'll hand over to you. Just a second. I'll just share our repository in just a second. Share.
You need to just confirm whether my is now visible in this screen. Can you Yes, see sir. my this website? ISER Bhopal Institutional Repository. Can you see DSpace page? Any of you? Is it visible? Yes, sir. Visible, sir. Yes. Okay, thank you. So what I'm trying to say here, this is our institutional repository, correct? So as I says, it is on the right now on the intranet, and then we have a domain IP. Generally, when I go outside, I open and give a talk. So this is a repository. For example, this is the institute, our all faculty publication 147, 110. Okay, this is the number. Next, you can see more, and these are the year wise publication. Okay. Now, suppose if I click on Konar, Sanjeet Konar, okay, 80 publications. So the moment I click over here, you will see other authors. What are these other authors? Those who are working with him, those who are his collaborator, those who are his co-author. Okay, you are getting this point? So these are his co-authors. So suppose you want to know with whom your faculty member is working. So see the power of the librarian. He can immediately say these are the, research collaborator with him. Which area he is working? These are the area he is working. He is working on synthesis, complex, chemistry articles, clusters, iron, legends, phosphonate, building blocks. Next. Okay, these are the other. So this is the advantage of this software. You can see year-wise how many publications he has published. Okay, so 2010 to 19, most of the publication, 60 publication is published. And if you click on any article, like if you click here, and then you click here, you can see the full text article. I hope you are able to see this full text paper. Is this PDF is visible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes. Now, this was the interface for the users. Now, see the what librarians is doing background. So this is, this is the, just a second. This is the background, we call it our 8080.xml UI. So this is the one, background where, our librarians are working. So once they log in, suppose login button is there. So he has to log in from their, panel. And once he log in, this will come, it will show my name, and then, there will get option for create community. Okay. And then whatever submission you want to do, you can, you can delete any items. All those options are there. Okay. So with these words, I once again sincerely thank Dr. Rakesh for his kind invitation, Vandana ma'am, my friend Sachin, and Rabindranath Tagore University for inviting me. And now I am giving already followed by Alek, but I think Vandana ma'am will say something. Yes, ma'am. This was all from my side. Thank you so much. जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी के लिए दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी आलेख करादिया सर के लिए, और उससे पहले मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। Mr. Alek Karadia, now working as professional assistant in Regional Institute of Education, Bhopal. He holds MLISC degree from Sambhalpur University, MPhil degree from Utkal University. He is also recent NET qualified. He has more than 5 years experience of working with institutions like NIT, Rourkela, Indian Maritime University, Mumbai. He is National Labor Resource Person in Koha, DSpace, Joomla, Viewfind, Subject Plus. He is actively involved in the capacity building of library professionals of more than 15 prominent institutions of India. He has headed in the organize of many library conference and workshops. His area of interest includes using cut-edge technology to further the interest of library professionals across globe. So please, sir, welcome. Alek, sir. Thank you, madam. May I audible, madam? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Vandana madam, and Rakesh sir, and Pathak sir, Tripathi sir, and Prabhat Pandey give us to opportunity me share my knowledge this platform for develop a institute through open source software. This kind of activities are
really helpful for library professional in latest digital era. जितना भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल होते हैं सब लोग क्या कुछ कुछ सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है कोई वर्कशॉप और ट्रेनिंग, तो वो कुछ कुछ तो बेसिक आइडिया तो मिल जाता है। जैसे स्टूडेंट है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, बेसिक आइडिया और कुछ करने के लिए जो इच्छुकता रहता है, ये सब एनवायरमेंट में से वो लोग को मिलता है। मैं ऑलमोस्ट तो पाठक सर सब ऑलमोस्ट कवर कर लिए दिस पेज। मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर कैसे काम होता है स्पेस का, कैसे विंडो में ज्यादातर क्या होता है उबुंटू में डिफिकल्टी आता है लाइब्रेरी प्रोफेशनल को कैसे हैंडल करना थ्रू कमांड। विदाउट कमांड नथिंग इज मॉडिफिकेशन इंस्टॉलेशन इन उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, so that the beginner learner are prefer to Windows system or learn something and do something, so that the user basically user friendly in Windows system। तो जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल है सब लोग बिगिनर्स में क्या होता है सबको विंडो में फ्रेंडलीनेस रहता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि विंडो में जो एक बार सीख गए कोई भी प्लेटफॉर्म में आप उसको फिर बना के आपका इंस्टीट्यूट रिपोजिटरी बना सकते हैं। ऑलमोस्ट तो जो थ्योरी है और जो बेसिक एनवायरमेंट प्लानिंग और कॉस्टिंग जो भी जो क्या क्या डॉक्यूमेंट रहता है ये सब पाठक सर ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। वो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और जो भी जो इनिशियल लेवल में जो स्टार्ट करना चाहते कैसे स्पेस फंक्शन करता है उसका क्या वर्कफ्लो है और प्रैक्टिकली उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जा रहा हूँ। My screen is visible, madam? Yes, sir. जी जी सर। स्पेस हाउ डज इट वर्क? स्पेस का जो स्ट्रक्चर है, these are the how two interface is there। This is our institutional repository for Regional Institute of Education, Bhopal. This is the user interface. Like this, the user interface. User can search this like this, the dissertation, discovering. Another interface is the administrator interface. You can librarian. My screen is visible? Yes. My screen is visible? Yes, Yes, sir. yes, sir. This page is two interface. Any software or any website is a two interface. One interface is the for user, and another interface is the administrator. Administrator who can administrator the organize the content, develop the content, and control the whole system for a particular interface. User interface means the user can visit your site and happily enjoy the access your content and access the system like dissertations, your intellectual जो भी कंटेंट आपका है उसको कैसे एक्सेस कर पाएगा उसका यूजर इंटरफेस में मतलब है। जैसे यूजर फ्रेंडली जैसे ब्राउज कौन सा कम्युनिटी कलेक्शन ये सब रहता है यूजर इंटरफेस। आप जितना उसको मॉडिफाई करके जितना भी यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ऑर्गेनाइज करके कंटेंट कर सकते हैं। अनदर इंटरफेस इज द एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस। Administrator interface. Administrator interface displays they like that content control, workflow, items, supervisions. These are the main control overall the displays, how to control and organize the content and how to work this display side, and you can access and customize also this global e-pool authorization, statistic, general setting. These are the displays administrator website. These are two interface. How does it work in this space? First, a user, first a administrator, library professional, technical staff submit your document or submitter your document for submission for dispatch software. Then next work is the management.
Management means the organize the metadata, organize the keywords, organize the index, organize the abstract, and the offload the document. For this called the management of a digital library software. Second is the presentation. Presentations, the any software is the organize the content and visible for the presentable format for the user. Then collection curator. Collection curator is the index. Displays is the Solar index. You can index the whole process. You can fourth step is the information retrieval. You can behind the system, the management, repetition, collection curator, indexing, management, all over the work behind the system. End user can only access the data present data for information retrieval system. This is basic the functionality of this वर्क. एक सबमिटर ने क्या किया, सबमिटर ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करके मेटाडाटा कीवर्ड सब मैनेज करने के बाद उसको वेल प्रेजेंटेशन करने के बाद उसके बाद फिर उसका जो डुबलिन को जो मेटाडाटा स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल मेटाडाटा स्टैंडर्ड जो है, उसको यूज करके कंटेंट को मेटाडाटा को पूरा वेल प्रेजेंट करने के बाद उसके बाद एंड यूजर क्या करता है, यूजर हैप्पीली उसको जो कंटेंट चाहिए, जो यूजर इंटरफेस चाहिए, कीवर्ड चाहिए, उसको जो इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, आपका पेपर का जो भी ऑर्गेनाइज करके उसको उसके बाद वो एक्सेस करता है. और डिस्प्लेस का जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कल त्रिपाठी सर ने बताए थे कि कैसे, और खेर सर ने बताया जो ग्रीनस्टोन का इंटरफेस अलग है. सब कोई भी सॉफ्टवेयर का सबका यूनिकनेस होता है. यूनिकनेस मतलब सबका यूजर इंटरफेस और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंस अलग अलग रहता है. जैसे डिस्प्लेस का, डिस्प्लेस बेसिकली जो रहता है कम्युनिटी, सब कम्युनिटी, कलेक्शन, आइटम, बिस्ट, ये वर्कफ्लो से काम करता है. डिस्प्लेस जो कम्युनिटी होता है, टॉप लेवल कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब टॉप कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल द इंस्टीट्यूट नेम, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट नेम like regional institute of education Bhopal, this is called top level community. Then second is sub community. Sub community, for example, department of education, department of history, department of political science, this is the organization sub community. Then sub committee is the department. Then committee is the committee is the who is the user, the community, sub community. Then the collections means the thesis, dissertation, technical paper, question paper, like this the collection. Then item means the item means the item is the stream, item is the आपका बुक्स जो भी है आपको किताब है. उसके बाद आता है फाइल्स, बिट स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड बिट स्ट्रीम द फाइल. Then metadata organized. This is the hierarchy of the displays workflow. My screen is visible. Hello. Yes, sir. Yes. Visible. This is the user interface of the displays. This is called the navigation bar, like browse. You can also add some other field, issue date, author, title, subject, accession number wise. आप जो भी चाहते हैं, जितना भी कस्टमाइज करना चाहते हैं और भी आप ऐड कर सकते हैं. बेसिकली जो यूजर आता है, जो यूजर फिट इंटरफेस के लिए जो नॉर्मल यूजर होता है, ऑथर से सर्च करता है, टाइटल से सर्च करता है और सब्जेक्ट से. ज्यादातर ये तीन सब्जेक्ट को आप और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आईएसएसएन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, एक्सेशन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर से भी सर्च करा सकते हैं, और भी आपको उसको कस्टमाइज करके बना सकते हैं. और वहाँ पे जो नेविगेशन है वेबसाइट का भी देख सकते हैं, हेडर फील्ड है. और जैसे रिसेंट सबमिशन, ये आरएसएस फील्ड कहलाता है. कोई भी डिस्प्लेस में जैसे रिसेंट कोई भी आइटम जो होता है, रिसेंट अपडेट होता है, तो आरएसएस फीड की तरह वहां पे रिसेंट सबमिशन में आपको क्या विजिबल होगा, उसका कोई भी आपको अंदर ना जाके रिसेंट सबमिशन में आप एब्स्ट्रैक्ट जैसे सी करेगा, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट अंदर ना जाके उसका एब्स्ट्रैक्ट जो भी है
आपको पढ़ के उसके बाद उसका अंदर जाके पढ़ सकता है। और ये जो कौन कौन सा आपका जो कम्युनिटी कलेक्शन डिस्प्लेस बना है, हमारा जैसे रीजनल इंस्टीट्यूट का जैसे डिसर्टेशन, एरिक रिपोर्ट, फैकल्टी पब्लिकेशन, इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन, पीएससी रिपोर्ट, थीसिस, ये हमारा इंटेलेक्चुअल आउटपुट। जैसे पाठक सर ने बताया कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो होता है, ये कोई भी एक इंस्टीट्यूशन का जो इंटेलेक्चुअल आउटपुट जो ऑन पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है, कहाँ पे भी पब्लिश करने के लिए जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल लाइब्रेरियन can help us develop a institutional repository or publish your unpublished document for accessible for others, researcher, and visibility of a institute output for a digital platform. ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ये जो जितना भी आप ऑन पब्लिश जो डॉक्यूमेंट होता है, डिसर्टेशन कहाँ पे भी आप पब्लिश नहीं कर पाते हैं, एक दूसरा रिसर्चर को और फैकल्टी को जो फर्दर रिसर्च करता है क्या होता है, उसको मतलब नॉलेज को शेयरेबल होके उसको बेहतरीन और इंटेलेक्चुअल आउटपुट और बेहतरीन और डिसर्टेशन ले सकता है और रेफरेंस के तरफ से काम कर सकता है। जैसे सर त्रिपाठी सर ने बताया, जो अथर का जो इंडेक्स डिस्कवरी सर्विस कहलाता है, जो जिसमें कोई भी देते हैं हिट काउंटर, जैसे भी कोई वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे हिट काउंटर रहता है। हिट काउंटर क्यों है, कितना और मतलब कितना साइट यूज किए हैं और कितना आप जैसे स्टैटिस्टिक, कोई भी आपको पूछ रहा है कि मेरा जो कोई फैकल्टी आ रहा है आपके पास, वो पूछ रहा है मुझे कि मेरे डिस्प्लेस में जो डिजिटल किए हैं मेरा कितना कंट्रीब्यूट है, कंट्रीब्यूशन कितना है, आप बता सकते हैं कि ये जो त्रिपाठी सर का कितना कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए डिस्प्लेस में 30 पब्लिकेशन कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में वो आपको वो जो रिपोजिटरी में कौन कौन सा सब्जेक्ट का है, आपका कीवर्ड और जो सब्जेक्ट है आपको जैसे डिफाइन करें मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट वाइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं और भी डिस्कवरी में दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये डिफॉल्ट है, और भी आपको अच्छे से डिस्प्लेस होता है तो कस्टमाइज कोई करता है, तो कोई भी फील्ड आप जितना भी करते हैं वो भी डिस्कवरी का स्टैटिस्टिकल आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप शोध गंगा का जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कवरी सब्जेक्ट का है, वहाँ पे आप कभी विजिट करेंगे तो वो अच्छे से पूरा वो कस्टमाइज किए हैं, तो आप डिस्कवरी और भी दिखा सकते हैं। ये यूजर इंटरफेस का कंप्लीट है। अभी चलते हैं कोहा डिस्प्लेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड है, एक कंटेंट, पहला है कंटेंट। फर्स्ट जो दिख रहा है कम्युनिटी कलेक्शन, जैसे कम्युनिटी कलेक्शन जो दिखेगा वहां पे क्रिएट टफ लेवल कम्युनिटी, क्रिएट जो टफ लेवल कम्युनिटी है, ये क्या है, आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम देखिए, हमारा टफ लेवल कम्युनिटी का नाम है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये टफ लेवल कम्युनिटी कहलाता है। उसके बाद जो हमारा जो डायरेक्ट कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिटी बनाते हैं, सब कम्युनिटी बनाते हैं, उसके बाद कलेक्शन बनाते हैं। ज्यादातर जो है पहला टॉप लेवल कमिटी बनेगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या करते हैं कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शन बना जो आपको मान लीजिए 3-4 कैंपस है, डिस्प्लेस आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उसको 3-4 कैंपस है, आपको क्या करेंगे और आपको इंस्टीट्यूट वाइज 1, 2, 3 बनाना पड़ेगा। जैसे टॉप कम्युनिटी आपका यूनिवर्सिटी का नाम होगा, उसके बाद आपका ब्रांच जो यूनिवर्सिटी होगा, उसके बाद आएगा आपका सब कम्युनिटी में, सब कम्युनिटी में आपका रहेगा आपका दूसरा जो कैंपस होगा कैंपस के बाद फिर आप क्रिएट करेंगे कलेक्शन वाइज। कलेक्शन जैसे आपका कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मान लीजिए डिसर्टेशन है और कोई चाहता है दूसरा क्वेश्चन पेपर करना चाह रहा है और कोई अदर जो भी आप मैगजीन करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू ऐसे ही कम्युनिटी कलेक्शन सब कम्युनिटी के अकॉर्डिंग टू बनेगा। ये हमारा कलेक्शन है, जैसे डिसर्टेशन का कलेक्शन है। उसके बाद आप वहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, सब कर सकता है। यूजर ये सब नहीं कर सकता, जैसे एडिट है, आइटम मैपर है, एडिट सबमिटर है, एक्सपर्ट कलेक्शन है, ये सब जो जितना भी मेटा डाटा है आपको एडिट करने के लिए कोई भी गलत हो गया, जैसे ये कोई भी आप एंट्री किए हैं उसको गलत हो, एडमिनिस्ट्रेटर प्रेफरेंस रहता है सर। एडमिनिस्ट्रेटर कैन एडमिन टूल, दिस इज कॉल्ड एडमिन टूल। एडमिनिस्ट्रेटर कैन एडिट एंड मॉडिफाई एनी लाइक दिस एडिट। देखिए ये जो इंटरफेस आया, जितना भी आप मेटाडाटा किए हैं सबका एक जो डुब्लिन पर मेटाडाटा फॉर्मेट है और उसको सब देखिए अथर की जगह अथर जो भी लिखा गया है उसको क्या एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। ये सब आपका काम है। कंटेंट में जो है कमेंट कलेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद आइटम्स, आइटम जैसे के लिए जैसे मान लीजिए कोई डिलीट करना चाह रहा है, कोई एडिट और डिलीट पर्टिकुलर आइटम को
आपका डिस्प्लेस में जो अपलोड हुआ है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाह रहा है और डिलीट करे। मान लीजिए उसका टाइटल हमको याद नहीं है, उसका हैंडल नंबर हमको पता है, और हैंडल नंबर क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर डिजिटल डीओआई जो कह लेते हैं हैंडल नंबर, जो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर रहता है डिस्प्लेस में हैंडल नंबर जनरेट होता है, जो यूनिक, जो कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक यूनिक डॉक्यूमेंट आईडी मिलता है, उसका नंबर देके आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर नंबर को दिए। जैसे 56 नंबर दिए मैं, तो हैंडल नंबर जो जैसे 56 दिए, 56 का नंबर मुझे इधर दिखा दिए, उसको मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ कि मूव दूसरा, जैसे मान लीजिए गलत से आपका डिसर्टेशन अपलोड करने के जगह दूसरा कोई आपका अपलोड हो गया, तो आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे मूव टू आइटम, तो आप कोई भी एक आइटम को दूसरा मतलब कलेक्शन को मूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक पब्लिकेशन को आप दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं कि किसी को, मेक इट प्राइवेट, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। अथराइजेशन मतलब ये जो डॉक्यूमेंट को, अथराइजेशन मतलब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट, आपका जैसे पाठशाला वाले जैसे पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी है, वो जो डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता है, देखिए ये रीड कर सकता है कि एडिट कर सकता है, आप जैसे प्रेफरेंस देंगे वो ई पर्सन को, ई पर्सन मतलब ए यूजर, स्पेस में ई पर्सन मतलब ए यूजर, यूजर दो तरह का होते हैं, एक है नॉर्मल यूजर और एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, और वहां पे भी आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कोई मेटा डाटा अपलोड कर सकता है, कोई एक खाली मॉडिफाई कर सकता है, और एक फाइनल में आपका जो डॉक्यूमेंट है रेक्टिफाई करके फाइनल सबमिट कर सकता है। और भी आप जैसे वर्क को डिफाइन करेंगे, मान लीजिए लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टाफ है, आपको वर्क असाइन करना है, तो डिस्पेस का जो वर्क है एक सबमिट करेगा यूजर, मान लीजिए आपका जो एआर डिजिटल आयर पॉलिसी जैसे बनेगा कि यूजर सबमिट करेगा, लाइब्रेरी स्टाफ आप जैसे उसको मेटा डाटा को फिल करेंगे, उसके बाद जो लाइब्रेरियन एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो प्रोजेक्ट रहेगा, वो उसको मॉडिफाई करके उसको क्या करेगा, फाइनल में देगा। क्या पब्लिक को जा रहा है, कोई भी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट अपलोड हो रहा है तो मतलब वेबसाइट में आपको पब्लिक को दे रहे हैं, इसलिए सिस्टमेटिक एंड पूरा प्रोफेशनली काम करके जो यूजर में जाएगा, तो आपको इंस्टीट्यूट का जो रेपुटेशन रहता है उसको भी फिजिबिलिटी होता है। जैसे ए मॉडिफाई कर सकते आइटम। उसके बाद वर्क फ्लो जैसे कोई भी एक्टिव रहेगा, कोई भी जो रहता है, मान लीजिए आईडी कलेक्शन रहेगा, सबमिटर के पास है कि कौन सा टाइटल है, ये वर्क फ्लो का आपको जैसे वर्क असाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट कहाँ पे किसके कौन सा सबमिटर है, एक्टिव वर्क फ्लो में आपको शो करेगा। उसके बाद सुपरविजन जो रहता है, कोई करेक्शन टास्क रहता है, कोई दो आइटम कुछ करना है, वहाँ पे सब तरीका का बेच, ये जो सुपरवाइजर का, वहाँ पे देखिए एक सुपरवाइजर ऑर्डर, व्यू करंट सुपरवाइजर ऑर्डर, क्लियर सुपरवाइजर ऑर्डर, जो भी आप डाटाबेस में करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो सुपरवाइज ऑर्डर करना चाहते हैं उसको भी आप बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएशन टास्क, आप जो बोल रहे थे कि हैंडल नंबर ए रहेगा और टास्क क्या देना चाहते हैं, देखिए प्रोफाइल भी स्ट्रिप फॉर्मेट, चेक फॉर रिक्वायर्ड मेटा फॉर्मेट एंड चेक लिंक्स इन मेटा फॉर्मेट, उस बहुत सारे के तरीका के आप वहाँ पे टास्क को डिफाइन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आपको प्रोवाइड करेगा ऐसे ही आपका डिस्प्लेस का वो वर्कफ्लो करेगा। तो विड्रॉ आइटम, मान लीजिए आपको कोई भी आइटम को विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब आप डिस्प्लेस में रखना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पे क्या सिंपली आपको जो भी आइटम एडिट आइटम कर सकते हैं, विड्रॉ से भी आप कर सकते हैं, जैसे सर्च करते हैं वहाँ पे साइड में विड्रॉ डिलीट करने के लिए आ रहा है, तो विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे जितना भी आपका विड्रॉ होगा आइटम वहाँ पे सब दिखेगा। मान लीजिए टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा। जैसे प्राइवेट आइटम, आप कोई भी आइटम को प्राइवेट में कर दिए डॉक्यूमेंट को, आपको प्राइवेट आइटम में ये सब दिखेगा। इनपुट मेटा डाटा, आप जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि डाटा माइग्रेशन होता है, डाटा दूसरा सॉफ्टवेयर से आता है, तो मेटा डाटा एक मान लीजिए आप कोई स्विच ओवर कर रहे हैं ई प्रिंट से और ग्रीनस्टोन से, तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट मेटा डाटा करना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे सब जितना भी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर एक फीचर से कि मेटा डाटा हार्वेस्टिंग होता है, और मेटा डाटा को एक जो डुप्लिकेट कोड फॉर्मेट से फ्लेक्सिबल करके आपके पास रहता है। और मेटा डाटा को डुप्लिकेट कोड जो फॉर्मेट रहता है, आप सीएसवी फॉर्मेट से उसका डीसी जो भी फॉर्मेट रहता है
जो डीसी या टाइटल डीसी डॉट ऑथर, ये जो डुप्लीकेट मेटाडाटा फॉर्मेट रहता है उसको क्या करते हैं, एक साथ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और बेस इंपोर्ट मेटाडाटा मतलब रहता है ये सिंगल और एक्सेल फाइल मेटाडाटा रहेगा। बेस इंपोर्ट मतलब आपका जितने भी फाइल विथ फाइल अपलोड, देखिए बहुत सारे डिस्प्ले जो सपोर्ट करता है सिंपल आर्काइव फॉर्मेट। सिंपल आर्काइव फॉर्मेट जो रहता है वहां पे जिप फाइल की तरफ पूरा टोटल डॉक्यूमेंट और मेटाडाटा दोनों अपलोड हो सकता है। देन सिंपल आर्काइव फॉर्मेट से वहां पे फॉर्मेट एक्सएमएल करता है, क्रॉस रेफरेंस एक्सएमएल, बिटमिक्स, बहुत सारे फॉर्मेट का वो सपोर्ट करता है डिस्प्ले। उसके बाद जो भी फाइल आपका रहेगा जिप फाइल का वहां पे अपलोड कर सकते हैं। कौन सा आप जो मेटाडाटा को अपलोड करना चाह रहे हैं वहां पे कौन सा कलेक्शन में देना चाह रहे हैं, डिसर्टेशन, एरिक रिपोर्ट, जो भी आपका कलेक्शन होगा वो कलेक्शन वाइज आपको ट्रांसफर करना चाहेंगे तो मेटाडाटा को आप अपलोड डायरेक्ट बैच मोड में कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब जो डिस्प्लेस का जितना भी एक्सेस हो रहा है, ई पीपल मतलब आपका जो एनी यूजर आपको बताए, एक नॉर्मल यूजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर में भी बहुत तरह का होते हैं। ये ई पीपल जो होता है, ई पीपल जो एड ई पीपल, मान लीजिए एड उसका नाम एड पीपल, उसका नाम ए रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद उसका ई पीपल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिक्वायर जो भी है सेव करने के बाद आपको प्रेफरेंस पूछेगा, ठीक है। उसके ग्रुप आप जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, एनएसएम, सबमिटर, ये बहुत सारे के ग्रुप आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, ये 2 लोग को देना चाह रहे हैं सबमिट करने के लिए, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। और 2 लोग को मेटाडाटा एडिट करने के लिए दे रहे हैं तो उसको भी ग्रुप वाइज आप वर्क ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद ऑथराइजेशन मतलब ये जो मैनेज है पॉलिसी, जो ऑथराइजेशन ई पर्सन बनाए उसको कौन कौन सा ऑथराइज देना है, जो जो आप काम कर सकते हैं। जैसे मैनेज कलेक्शन पॉलिसी, मैनेज आइटम पॉलिसी, देन मैनेज कम्युनिटी पॉलिसी, वेरियस टाइप ऑफ पॉलिसी और मैनेजमेंट वर्क डन थ्रू द ऑथराइजेशन। जो आप यूजर बनाए उसको कौन कौन सा आप प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, ये कम्युनिटी पॉलिसी मेकिंग करना चाह रहा है। ये देखिए सिलेक्ट किए एडिट पॉलिसी, आप जितने भी कौन सा पॉलिसी एडिट करना चाह रहे हैं उसको एडिट करने के बाद सबमिटर जो भी आपका ग्रुप होंगे ग्रुप से कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये एडमिन रोल कर सकता है, उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप जैसे प्रेफरेंस देंगे आपका डिस्प्ले में ये यूजर ऐसा ही काम करेगा। एक्सेस कंट्रोल मतलब आप यूजर को कोई से एक्सेस जो देना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर का प्रेफरेंस कैसे आप देना चाहते हैं, पीपल मतलब कोई भी यूजर, ठीक है। और ग्रुप मतलब ग्रुप के साथ भी आप बना सकते हैं। ऑथराइज मतलब कौन सा ये जो आप यूजर बनाए ये स्पेस का वो कौन सा वर्क परफॉर्म करेगा, ये कम्युनिटी का करेगा, मेटाडाटा करेगा, कौन सा आप जैसे प्रेफरेंस करेगा वो यूजर ऐसे ही फंक्शनलिटी उसको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक वहाँ पे वो प्लगइन रहता है जो कमर्शियल रहते हैं, बहुत सारे का स्टैटिस्टिकल प्लगइन रहता है, उसको यूज करके आपको बहुत सारे का रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे जनरल सेक्शन, आप जितने भी मेटाडाटा देख रहे हैं डिस्प्लेस में, ये जो मेटाडाटा देख रहे हैं, ये जो मेटाडाटा देख रहे हैं डिस्प्लेस में, जितना भी मेटाडाटा देख रहे हैं डुप्लिकेट कोड का, वहां पे और भी मेटाडाटा स्कीमा जो रहता है रजिस्ट्री जो 15 एलिमेंट्स को और भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिसर्टेशन, न्यू सबमिशन, इसे मेटाडाटा फील्ड देखेंगे, ऑथर्स, टाइटल्स, अदर टाइटल्स, डेट, इशू, पब्लिशर, क्रिएशन, दिस इज द मेटाडाटा डुप्लिकेट कोड मेटाडाटा फील्ड्स। आप उसको कोई भी ऐड करना चाह रहा है पब्लिशर, जैसे हमारा सीरीज एंड रिपोर्ट का नेम आप ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, तो ऐसे और भी फील्ड आप जैसे ऐड करना चाह रहे हैं और वहां पे जैसे लिमिटेड फील्ड टाइप में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ये सब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप। लैंग्वेज भी कोई भी लैंग्वेज जैसे जापानी मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, कोई भी सब कर सकते हैं। जैसे मेटाडाटा कोई भी आप रजिस्टर न्यू वाला करना चाह रहे हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का कोहा का एडमिनिस्ट्रेटर है, वहां पे मेटाडाटा रजिस्टर कोई भी जैसे आपको नया ऐड करना चाह रहे हैं, देखिए जैसे एडवाइडेज कंट्रीब्यूटर है, ये जो जितने 15 एलिमेंट्स है डुप्लिकेट कोड का, डेट्स का है, और भी आप क्या कर सकते हैं एलिमेंट्स आपको एलिमेंट्स का नाम देना है स्मॉल पे, जैसे टेस्ट, ठीक है, क्वालिफायर भी टेस्ट, तो भी आप लिखेंगे उसको स्कोप में भी टेस्ट,
ठीक है, उसको ऐड न्यू करेंगे जैसे आपको वहां पे ऐड हो जाएगा। ऐसे मेटाडाटा जो भी है आपका, देखिए वहां पे टेस्ट, टेस्ट टेस्ट आप जैसे लिखेंगे उसका मेटाडाटा आपका फील्ड में ये वहां पे ऐड होगा। उसके बाद जो बैकएंड में है एक इनपुट फॉर्म फाइल रहता है एक्सएमएल में, उसको जब तक आप रिटर्न में नहीं लिखेंगे अब तक आपका ईडी स्पेस में सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे भी मेटाडाटा आप क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जैसे मूव फील्ड, कोई भी फील्ड को आपको मूव करना है तो कोई भी आइडेंटिफाइजर, एडवाइजर, ऑथर, एडिटर कोई भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और कोई भी स्कीमा, ई पर्सन का स्कीमा है, टर्म का स्कीमा है और लोकल का स्कीमा है, ये भी आप उसको डिफाइन करके मूव कर सकते हैं, उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद बिटस्ट्रीम फॉर्मेट रजिस्टर। बिटस्ट्रीम जो है आपका जो पीडीएफ फाइल, बिटस्ट्रीम मतलब फाइल का फॉर्मेट, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट, एक्सएमएल फॉर्मेट, टीएक्सटी फॉर्मेट, एचटीएमएल फॉर्मेट, सीएसएस फॉर्मेट, वो डिफॉल्ट में बहुत सारे का फॉर्मेट है। मान लीजिए कोई भी आपका स्पेस में कोई भी एक ऑन सपोर्टेड फॉर्मेट है, आप क्या कर सकते हैं, न्यू फॉर्मेट, ईपॉप फॉर्मेट। जैसे ईपॉप मतलब ई बुक का फॉर्मेट, आप कोई भी ई बुक आप रीडेबल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश का जो फॉर्मेट रहता है ईपॉप का, ऐसे मान लीजिए दूसरा कोई एक न्यू फॉर्मेट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो डिस्पेस में क्या करता है, बिटस्ट्रीम फॉर्मेट रजिस्ट्री करके आप क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू करेंगे। जैसे कोई भी ऐड न्यू करेंगे तो नीचे आ जाएगा ब्लैंक, उसका कौन सा एप्लीकेशन जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिखना है, आईडी लिखना है, आईएमटी टाइप लिखना है, नेम लिखना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या है लिखना है, सपोर्ट लेवल क्या लिखना है और इंटरनल एक्सटर्नल जो रहता है उसका फॉर्मेट लिखना है। ऐसे नॉन और सपोर्टेड, सपोर्टेड मतलब सपोर्ट करेगा, नॉन मतलब और फ्लेक्सिबल है, और नॉन मतलब जैसे आप जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर मोबाइल इंस्टॉल करते हैं तो ऑन सोर्स बोल के आता है, वो क्या ऑन सपोर्टेड, और आप उसको आप भी दूसरा भी और फॉर्मेट क्या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एडिट न्यूज, एडिट न्यूज है टॉप 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 न्यूज एंड साइड बार न्यूज। ये जो देख रहे हैं ये टॉप, ये है साइड बार न्यूज और ये टॉप टॉप, ठीक है। जो डिफॉल्ट डिस्प्ले इंस्टॉल होता है तो साइड बार न्यूज और लाइव डिस्प्ले बोल के इधर आता है। उसको कस्टमाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर में जाके उसका जो फील्ड है एडिट न्यूज में जाके उसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे भी एचटीएमएल कोड जो भी है, ये टॉप न्यूज में कुछ नहीं है। साइड बार न्यूज आप कोई भी एचटीएमएल और कोई भी नॉर्मल में आप क्या कर सकते हैं, उसको जैसे डेकोरेट करेंगे उसको विजिबल वहां पे आपका साइड में होगा। उसके बाद एडिट डिफॉल्ट लाइसेंस, जैसे पाठक साहब ने बताया कोई भी आईडीआर का जो पॉलिसी होता है, इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग का पॉलिसी होता है, उसको जो भी एक्सेस पॉलिसी और लाइसेंस एग्रीमेंट के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप अपलोड कर रहे हैं, उसको पब्लिक को विजिबल करने के लिए दे रहे हैं, मतलब उसका जो पॉलिसी रहता है डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट पॉलिसी, डिस्पेस का डिफॉल्ट पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पे वहां पे क्या कर सकते हैं, आपका इंस्टीट्यूट का जो डिफॉल्ट पॉलिसी रहता है उसको आप क्या कर सकते हैं, वो मॉडिफाई करके जो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पॉलिसी के अंदर आप इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। टेक द रिजल्ट लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट रिजेक्ट लाइसेंस स्टेप, ये जो आप जो भी पब्लिक को दे रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का पॉलिसी होगा वहाँ पे डिफॉल्ट में जो रहता है डिस्पेस का उसको एडिट करके आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी का जो पॉलिसी होगा उसको वहाँ पे इनपुट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये इतना ही आपका डिस्पेस में रहता है। जैसे अभी जैसे रिसिप्ट ईमेल अपडेट, आप जैसे कोई भी कलेक्शन का जैसे मान लीजिए सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, कोई मतलब कोई यूजर कौन सा अपडेट हुआ कौन सा नहीं हुआ तो उसका सब्सक्रिप्शन का जो भी आपका मैसेज आएगा। अभी चलते हैं कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल मतलब जो भी आप रहेगा यूजर का जो न्यू पासवर्ड एक कंफर्मेशन करना है ये सब एडिट हो सकता है। उसके बाद आप हम चलते हैं कैसे एक डिस्पेस में एक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। जैसे कल त्रिपाठी साहब ने बताए थे कि जो जो स्कैनर चाहिए उसके बाद ओसीआर करते हैं, उसको इंडेक्सिंग बनाते हैं, ये सर्चेबल फुल टेक्स्ट फेडरेटेड सर्च का फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं। ये सब करने के बाद डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद जो पहले क्या होता है, जो सेटअप करते हैं और कोई भी इंस्ट्रूमेंट और जो भी है आप क्या करते हैं, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट, डिजिटल कैमरा, डिजिटल फ्लैटवेट स्कैनर, ये सब क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करेंगे जो यूजर सर्च करेगा फुल टेक्स्ट शॉट्स होना चाहिए और साइड में इंडेक्सिंग होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट और जो भी कंटेंट अवेलेबल हुए पेज नंबर कितना कौन सा चैप्टर वाइज होना चाहिए। तो यूजर एक
जब विजिट करता है कोई भी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी को, तो उसको हैप्पीली होता है कि कितना काम किया हुआ है, और उसको जो भी चैप्टर चाहिए वो चैप्टर ही एक्सेस करे। अभी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे एक डिस्पेस में अपलोड होता है डॉक्यूमेंट। सिंपल स्टेप है, जैसे ये लॉग आउट कर देते हैं। ये कोई भी एक आपका जो साइट होगा, जो दो इंटरफेस रहता है डिस्पेस का, जेसीपी और एक्सएमएल है, दो इंटरफेस रहता है डिस्पेस का। और जो डॉक्यूमेंट जो भी इंस्टीट्यूट जैसे करता है, ठीक है, उसको उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पहला स्टेप है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा स्टार्ट न्यू सबमिशन और व्यू एक्सेप्शन। दो ऑप्शन क्यों है कि जो स्टार्ट न्यू सबमिशन करना है और व्यू एक्सेप्ट सबमिशन, और कोई सबमिटर सबमिट कर दिया है उसको एक्सेप्ट करके सबमिशन होगा आपका, ये ऑप्शन काम करता है। हम पहले स्टार्ट न्यू सबमिशन करते हैं। स्टार्ट न्यू सबमिशन कलेक्शन, आप जो जितना भी कलेक्शन बनाए हैं उसका कौन सा कलेक्शन में डालना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम एरिक रिपोर्ट में डालना चाहते हैं, उसके बाद आपको पूछेगा जो वर्कफ्लो है डिस्पेस का, उसका देखिए डिस्क्रिप है, अपलोड है, वेरीफाई है, लाइसेंस है, कंप्लीट है, ये सब वर्कफ्लो है। आप जैसे एक एक स्टेप करके जाएंगे उस प्रोसेस होते जाएगा। फर्स्ट स्टेप है ये ऑथर का नाम पूछ रहा है, MPL, ठीक है, तो भी नाम लिख सकते हैं, ऑथर का नाम, ठीक है। टाइटल डॉक्यूमेंट का टाइटल जैसे हुआ स्पेस, ठीक है। अदर टाइटल जो सर कुछ भी होगा तो उसको कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में जो भी ईयर लिखा होगा उसको आप डाल सकते हैं। पब्लिशर कोई भी पब्लिश कर रहा है तो उसको कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम, कि जो भी है आपका पब्लिशर जो भी डॉक्यूमेंट में होगा उसको लिख सकते हैं। साइटेशन जो भी आपका देगा डिजिटल साइटेशन उसको भी कर सकते हैं। रिपोर्ट नंबर मान लीजिए कोई भी होगा तो आपका सीरियल नंबर, रिपोर्ट नंबर उसको भी दे सकते हैं। आइडेंटिफायर कोई भी अदर ISBN नंबर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वेरे ISBN और भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए URL कोई है उसका ऑनलाइन है, आप उसका सिंपली जो भी और भी ज्यादा लिंक देना चाहते हैं, एड मोर करेंगे तो और भी एक फील्ड आपका एड हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ जो डॉक्यूमेंट है, इमेज है, PDF है, आर्टिकल है, जो भी है आपको वहां पे चूज करना है। लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज से वो हुआ है उसको ऐसे करके, उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ये गया पहला है आपका मेटाडाटा, जो बिब्लो है मेटाडाटा को फिल करना आता है, टाइटल जो भी। और सेकंड जो है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड इसलिए देते हैं कि कोई भी कीवर्ड से वो सर्चेबल हो सके, और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका थर्ड कंटेंट ऑफ पेपर को आप एक्सेस कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वहां पे लिख सकते हैं। पैराग्राफ कोई स्पॉन्सर किया है तो उसका डॉक्यूमेंट का उसका भी लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना है उसको दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको वहां पे सबमिट द अपलोड फाइल, वहां पे लिखा है ब्राउज, वहां पे वीडियो ऑडियो कंटेंट सब आपको अपलोड करने के लिए देगा। इमेज भी करना चाह रहे तो इमेज फॉर्मेट में भी आपको ये देगा। इमेज कोई भी ये जैसे हो गया, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट का ID है IMG, उसको नहीं दिखाना है तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं उसका, वो डिस्क्रिप्शन का इमेज का जो फाइल का नाम। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद जैसे अभी सर ने बोल रहे थे जैसे चेंज, वहां पे जैसे आप एम्बार्गो जो बोल रहे थे सर, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, एम्बार्गो पीरियड आपको जैसे सिस्टम, मान लीजिए एम्बार्गो पीरियड सेट करना है। अब जैसे हमारा इधर जैसे कोई जर्नल का पब्लिश डॉक्यूमेंट हमको नहीं दिखाना है हमारा पब्लिश में, उसके समय क्या एम्बार्गो पीरियड ऐड करते हैं, वहां पे कस्टमाइज में जो अपलोड होगा वहां पे एक टेप आता है, जैसे एम्बार्गो पीरियड आएगा, एम्बार्गो पीरियड के लिए सेटअप करने के लिए देता है। और उसके बाद फाइल अपलोड सक्सेसफुल हो गया है, उसको और फाइल अपलोड करना चाहेंगे तो फिर और भी कर सकते हैं एक साथ। देखिए 2 फाइल अपलोड हो गया। मान लीजिए कोई भी नहीं चाहिए एक फाइल, उसको भी आप रिमूव भी कर सकते हैं। इजी स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद जो आप मेटाडाटा फिलअप किए हैं, मान लीजिए गलत हो गया, उसको करेक्ट ऑन वन ऑफ दिस, ये सब क्या कर सकते हैं आप, एडिट कर सकते हैं। जो भी आपका सही लगा करेक्ट हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट करने के बाद जैसे बोले थे कि जो लाइसेंस का एग्रीमेंट, देखिए अपलोड करने के बाद ये जो इंस्टीट्यूट का जो
रहता है लाइसेंस एग्रीमेंट, उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रांट द लाइसेंस, ये आपका सबमिशन कंप्लीट, ये डिस्पेस का क्या है स्टेप कंप्लीट हो गया। ये आप क्या कर सकते हैं, अभी सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे देखिए रिसेंट सबमिशन में अभी क्या किया था, रिसेंट सबमिशन ये आरएसएस फील्ड का पहले अभी जो डॉक्यूमेंट किए थे मेरे सामने आ गया। मेटाडाटा जितने भी भरे थे उसको इमेज है व्यू एंड ओपन करेंगे तो आपका जो इमेज है आपका, अब जो भी डॉक्यूमेंट होगा मान लीजिए उसको एडिट करना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ तो एडिट में भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर और बिस्ट्रीम जो है, बिस्ट्रीम जो फाइल का रहता है, और भी एड बिस्ट्रीम इधर भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट एक्सक्यूट डिलीट करना चाह रहे हैं तो पूरा ये डिपॉजिट से चला जाएगा, मूव करना चाह रहे हैं तो दूसरा जाएगा, बैक प्राइवेट करना चाह रहे हैं प्राइवेट हो जाएगा, ऑथराइजेशन देना है तो रिटर्न करना कुछ करना चाह रहे हैं तो ये सब आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कैसे एक कलेक्शन बनता है। मान लीजिए ये जो है रीजनल टॉप कलेक्शन में एक कलेक्शन, जैसे हमारा कलेक्शन है डिसर्टेशन, एरिक रिपोर्ट, ये सब बना है कलेक्शन, ये जो कम्युनिटी है। और एक मैं बनाना चाह रहा हूँ, देखिए क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट सब कम्युनिटी, एक्सपर्ट कम्युनिटी, ये सब लिखा है। मान लीजिए मैं कलेक्शन एक बनाना चाह रहा हूँ, क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन में डिफॉल्ट रहता है न्यू आइटम शुड बी पॉलिसी ऑफ रिपीटेबल, some user will be able to submit this collection, this submission workflow will be include the accept or rejection step। आप जैसे आपको प्रेफरेंस देंगे कलेक्शन को, जो देंगे सबमिशन वर्कफ्लो विल इंक्लूड द एडिट इमीडिएट स्टेप, द कलेक्शन विल हैव डेलीगेट्स कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, न्यू सबमिशन विल हैव सम मेटाडाटा ऑलरेडी फिल्ड आउट ऑफ दिस डिफॉल्ट। जैसे आप कलेक्शन को प्रेफरेंस देंगे ऐसे ही आपका सब कलेक्शन का फंक्शन काम करेगा। बेसिकली ये डिफॉल्ट रहता है दो, आप उसको जैसे आप कलेक्शन को मैनेज करना चाह रहे हैं उसको ऐसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद मान लीजिए डिजिटल क्वेश्चन पेपर और डिस्कशन में ओनली प्रीवियस क्वेश्चन जो भी डिस्कशन देना चाहिए दे सकते हैं। कॉपीराइट कुछ है तो कॉपीराइट दे सकते हैं, साइड वन में कुछ दिखाना चाहते हैं, लाइसेंस क्या है, प्रोविजंस जो भी है, लोगो, ये जो कलेक्शन का कुछ लोगो देना चाह रहे हैं लोगो भी दे सकते हैं, वो भी जो भी आप जैसे उसको यूज करना चाह रहे हैं यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ऑथराइज टू सबमिशन, ये जो कलेक्शन बनाए हैं आप, वो कौन कौन सा ई पर्सन उसको मैनेज करेंगे, सिलेक्ट ए ई पीपल, जैसे बहुत सारे ई पीपल आपका स्टाफ का नाम आएगा, मान लीजिए ये जो त्रिपाठी सर का ई पीपल है वहां पे आप ऐड करना चाहिए, और भी दो लोग को देना चाह रहे हैं कलेक्शन को मैनेज करने के लिए तो आप वहां पे भी और भी ऐड कर सकते हैं। दो पर्सन तो कलेक्शन को ऑथराइज मिला, ये दो हु हैज परमिशन टू सबमिट न्यू आइटम दिस कलेक्शन। ऑथराइजेशन टू सबमिट मतलब जो यूजर परमिशन मिला है सबमिट करने के लिए, एडिट करने के लिए और मेटाडाटा को मैनेज करने के लिए, तो ई पर्सन को प्रेफरेंस दिया। आप जैसे ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी ग्रुप सिलेक्ट एक ग्रुप, आप ग्रुप बनाए होंगे तो वहां पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, कलेक्शन सबमिटर ग्रुप है, बहुत सारे आपको जैसे बताए थे वहां पे क्या कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं कलेक्शन वाइज को, ग्रुप भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो सिंपली ई पर्सन ऐड करके उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद वहां पे सबमिशन वर्कफ्लो एक्सेप्ट एंड रिजेक्टेड स्टेप, ये पहला जो स्टेप है वो नॉर्मल यूजर के लिए, ये क्या है पहला जो यूजर था वो ओनली सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेप, ये जो आप जो कलेक्शन बनाए वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर, मान लीजिए कोई आपका लाइब्रेरी प्रोफेशनल लाइब्रेरी असिस्टेंट काम कर रहा है, वो क्या है नॉर्मल यूजर है, मान लीजिए ट्रेनिंग स्टाफ है वो नॉर्मल यूजर की तरह काम करता है, तो रेस्पॉन्सिव पर्सन हो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी को दिखता है उसको प्रेफरेंस रहता है, ये जो मेटाडाटा है जो डॉक्यूमेंट है गलत नहीं हुआ सही हुआ, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करना चाह रहा है तो उसका प्रेफरेंस कौन सा ई पर्सन को देना चाह रहे हैं उसको आप भी परमिशन दे सकते हैं। ये जो कलेक्शन बना है उसको कौन सा रिजेक्ट
और एक्सेप्ट कर सकता है वो ई पर्सन का, उसका ईमेल आईडी और नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल फिर पूछेगा सबमिशन वर्कफ्लो स्टेप, रिजेक्ट, एडिट, मेटाडाटा स्टेप। वहां पे फिर पूछा कि सबमिशन वर्कफ्लो एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड मेटाडाटा। ये तो रहा पहला है सबमिटर। उसके बाद मेटाडाटा एक्सेप्ट एंड रिजेक्शन एक पर्सन किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, रेक्टिफाई करके जो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, एडिट करेगा, तीनों का काम एक सुपरवाइजर, एक एडमिनिस्ट्रेटर काम होता है। ये सुपरवाइज करता है। जो जितना भी काम किए वो लोग दोनों परफेक्ट किया कि नहीं, ये सब ओवरव्यू करने के लिए ये एक सुपर यूजर रहेगा, वो जो भी सबको एडमिन मतलब असिस्ट करके और फाइनली उसको सबमिट करने के लिए और रेक्टिफाई करेगा। तो नेक्स्ट उसके बाद सबमिशन और अपलोड, एडिट, मेटाडाटा स्टेप। वो भी बहुत सारे स्टेप रहता है। आप जैसे उसको कोई भी यूजर को प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, वो ई पर्सन इतना ही काम कर पाएगा। फिर डेलीगेट्स कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो जितना भी कलेक्शन हुआ तो कोई एक पर्सन को आप डेलीगेट की तरह आप कर सकते हैं। हु आर द कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द दिस कलेक्शन, मेन जितना भी काम आप असाइन किए उसका सबसे सुपर यूजर को आप किसको देना चाह रहे हैं, पर्सन को, उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एडिट डिफॉल्ट मेटाडाटा। मेटाडाटा जो फील्ड है, देखिए ये जो मेटाडाटा फील्ड है, जितने भी मेटाडाटा फील्ड है आप उसको वैल्यू देके कौन सा लैंग्वेज में आप एडिट डिफॉल्ट आइटम मेटाडाटा ऑलरेडी है। आप कोई भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई करना चाहते हैं, तो वहां पे न्यू सबमिशन का जो कलेक्शन का जो रहता है, whenever a new submission is start the collection it will have the metadata your enter below already filled up, जो ऑलरेडी डिफॉल्ट है, और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपका जो कलेक्शन का जो प्रेफरेंस है, सेमेस्टर का जो भी हुआ आपका कलेक्शन का, उसका लोगो दे सकते हैं। वहां पे साइड में देखिए सबमिटर है, एक्सपर्ट है, वहां पे आप उसके बनने के बाद एडिट भी कर सकते हैं। कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर एडिट करना चाह रहे हैं तो देखिए एडिट कर सकते हैं। ये सब आपको प्रेफरेंस देगा। ठीक है। उसके बाद सबमिटर का है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कलेक्शन बना दिए, मान लीजिए एक्सेप्ट रिजेक्ट स्टेप नहीं रखना चाह रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट एडिट मेटाडाटा स्टेप नहीं रखना चाह रहे हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ये सब आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कलेक्शन सेटिंग, आप जैसे कलेक्शन ऑथराइजेशन किसको नहीं देना चाहे, कलेक्शन क्रिएटर को एडिट करना चाह रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे ओआई प्रोवाइडर, ओआई प्रोवाइडर मतलब ओपन आर्काइव इनिशिएटिव जो रहता है, हार्वेस्टिंग ओआई इमेज, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव फॉर जो कोई भी मेटाडाटा हार्वेस्ट करने के लिए जो रहता है, उसका जो प्रोवाइडर कौन देता है, जिसे प्रोवाइडर होगा आरआई भोपाल। आईडी सेट रहता है, उसका मेटाडाटा जो रहता है, मेटाडाटा फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट में आप डिफाइन भी कलेक्शन को कर सकते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड डिस्पेस कलेक्शन। कंटेंट जो सोर्स रहता है उसको हार्वेस्ट फॉर एक्सटर्नल सोर्स और स्टैंडर्ड डिस्पेस सोर्स कहाँ से डिफाइन करना चाह रहे हैं। कंटेंट हैविंग हार्वेस्ट ओईआर रिक्वायर्ड ओपन रिसोर्स एजुकेशन और बिस्टीम से कर सकते हैं उसको। वो जो कलेक्शन का आप जितना भी प्रेफरेंस देंगे इतने ही आपका प्रेफरेंस करेंगे। उसके बाद ये आपका कलेक्शन क्वेश्चन पेपर बन गया। मान लीजिए ये कलेक्शन बन गया, उसके बाद अपलोड जो जैसे स्टेप बताए थे, मान लीजिए वो कलेक्शन पे आपके वहां आप अपलोड करना चाह रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आपको जैसे जो बताए थे कि जैसे न्यू होता है माइंड स्पेस स्टार्ट न्यू, वहां पे जैसे जाएंगे हमारा क्वेश्चन पेपर रेडी है। आपको जो स्टेप पहले वाला बताए थे रिपीट नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही फॉलो करके क्वेश्चन पेपर आप अपलोड कर सकते हैं। अभी थोड़ा आपको दिखाएंगे बस, जैसे कोई भी एक 20,000 के अंदर डॉक्यूमेंट है, वहां पे जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रहता है कोई स्पेस का, तो वहां पे जिसे नॉर्मल पीसी होता है वो चल जाएगा। मान लीजिए 50,000 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट है, तो आपके उसके अनुसार मिनिमम 6 GB रैम रहता है, 2 GB कॉम्पैक्ट सर्वर के लिए चलाने के लिए रहता है, 2 GB पर डाटाबेस के लिए रहता है। और मतलब आपको ये सब टेक्निकल हार्डवेयर जो सिलेक्शन कल बताए थे त्रिपाठी सर, आज भी पाठक साहब ने बोले थे कि हार्डवेयर जो सिलेक्शन होता है मिनिमम जो डिस्पेस के लिए रहता है, मिनिमम आपको मतलब स्टोरेज के अनुसार आपको स्टोरेज लेना है। इसे मान लीजिए 5 लाख के लिए लेना है कि 10 लाख के, ऐसे बड़ा कलेक्शन है, वहां पे क्या है राडार सिस्टम आप फॉलो करना। जैसे कल पूरा पिक्चर वाइज आप त्रिपाठी सर ने दिखाए थे, हमारे इधर रीजनल में राडार कॉन्फ़िगरेशन हुआ है बड़ा सेटअप के लिए,
तो जितना भी फ्यूचर जो रहता है, जो एक कलेक्शन डेवलपमेंट की तरह काम करता है, तो उसको क्या होता है, वो जो डेवलप होता है उसको आप मतलब मिररिंग किया जाता है, मतलब डाटा लॉस्ट ना हो जाए, उसको सेव करने के लिए ये सब मिररिंग का जरूरत होता है। क्या क्या एक्चुअली जो आप अभी बताए, टाटा साहब ने भी, क्या क्या एक्चुअली डिस्प्लेस जो रिक्वायरमेंट रहता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो, जो सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर है, जावा जेडीके, अपाचे मार्विन, अपाचे आर्ट, अपाचे टर्मकिट, और जो डाटाबेस यूज होता है डिस्प्लेस में, और फर्स्ट वेल होता है। और डिस्प्लेस का लेटेस्ट वर्जन अभी तो जो आया है 7 है, लेकिन अभी जो जितना भी आप इंस्टीट्यूट में रनिंग हो रहा है, स्टेबल जो है वो डिस्प्लेस 6। जैसे कोई भी ये यूजर, जैसे आपको जैसे बताया कि उबुंटू में कमांड का जरूरत होता है और टर्मिनल के एक्विंटेड होंगे तो और ज्यादा, लेकिन ज्यादातर जो सर्वर रहता है वायरस फ्री होता है, इसलिए उबुंटू सर्वर सब लोग प्रीफर करते हैं। ये वो सिक्योर रहता है और कमांड बेसिस का है, मतलब कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन जो लर्नर बिगिनिंग स्टेप में होता है, तो क्या होता है, उसको आप डिस्प्लेस को विंडो में इंस्टॉल करके आप मतलब एक सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर्वर में तो जो इंस्टॉलेशन और सेटअप जो वन टाइम होता है, कोई भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल आपको ये डिस्प्लेस को इंस्टॉल डिपेंडली चलाने के लिए सब टेक्निकल नहीं चाहिए, मतलब आप रनिंग और कुछ बेसिक टेक्निकल स्किल प्लस आप अपलोड जो जैसे भी फ्लेक्सिबल हो गए आप लर्न कर सकते हैं। जैसे क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, कोई भी एक डेस्कटॉप विंडो में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो उसको कोई साइट में जाके अपाचे आर्ट डाउनलोड कर दीजिए, इसे फोल्डर में है अपाचे आर्ट, अपाचे मार्विन, अपाचे टर्मकिट, ऑफिशियल वेबसाइट जाके ये सब जो जितना भी 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज का रिक्वायरमेंट है, अपाचे आर्ट, अपाचे मार्विन, अपाचे टर्मकिट, डिस्प्लेस है, जेडीके, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट जाके उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख सकते हैं। उसके बाद जो जितना भी जिप फाइल, 3 जिप फाइल में आएगा, देखिए वहां पे 3 जिप फाइल है, अपाचे आर्ट, अपाचे मार्विन और डिस्प्लेस, और दो जो है, और जो 3 है अपाचे टर्मकिट और जेडीके जो है, और ESC फॉर्मेट में है। ESC मतलब डायरेक्ट डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, विंडो में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 3 जिप फाइल रहा, वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके रखिए। कहाँ पे रखेंगे, एक्सट्रैक्ट करके सी ड्राइव जो विंडो में होता है, सी ड्राइव में उसको क्या कर सकते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो EXE फॉर्मेट में है, अब तीन था ना, 3 जो EXE फॉर्मेट में था, उसको एक एक करके क्या कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डबल क्लिक, जस्ट सिंपली विंडो में इंस्टॉल जो उबुंटू जो डिस्प्लेस इंस्टॉल करने सिंपली स्टेप है, डबल क्लिक करके उसको वहां पे जो भी स्क्रीन आएगा उसको फॉलो करना है। सिंपली जावा इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट, फिर सिंपली पूछेगा आपको डेवलपर जो आएगा उसके, फिर नेक्स्ट, सिंपली जो जावा विंडो में सिंपली है खाली नेक्स्ट, उसके बाद आ गया वहां पे जो लास्ट जो होगा वहां पे आपका जावा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था, आप नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, सिस्टम वेरिएबल बनाना था। जो जावा रहता है, यूजर सिस्टम वेरिएबल आप क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। जो पाथ आप जो विंडो में कोई भी करते हैं तो लिंक लेबल होता है, जावा आंट, जावा होम, ये जो आंट दोनों का जो होता है विंडो में मतलब आपको सिस्टम वेरिएबल और सेट यूजर करना पड़ता है, नहीं तो आपको प्रेफरेंस डिस्प्लेस नहीं चल पाएगा। जैसे सिंपली आप जो सिस्टम देख रहे हैं, आपका जो पीसी लिखा होगा कि आइकन होगा, वहां पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज का आएगा। प्रॉपर्टी जैसा आएगा वहां पे सिंपली क्लिक प्रॉपर्टीज में करेंगे तो आपको एक एडवांस सिस्टम सेटिंग दिखेगा विंडो 10 में। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको एक दिखेगा एनवायरमेंटल वेरिएबल। एनवायरमेंटल वेरिएबल जैसे क्लिक करेंगे आपको एक पाथ दिखेगा, जैसे पाथ जैसी यूजर, ये सब आपको देगा। यूजर वेरिएबल एक है, सिस्टम वेरिएबल एक है, यूजर वेरिएबल फॉर लाइब्रेरियन और एक सिस्टम वेरिएबल। ये यूजर वेरिएबल मतलब आपको जो यूजर होता है सिस्टम में उसको प्रेफरेंस देते हैं, और एक है सिस्टम प्रेफरेंस। उसका जो प्रेफरेंस है, पहले यूजर प्रेफरेंस करते हैं न्यू करने के बाद जावा होम को ये पाथ करते हैं, जावा करने के बाद उसके बाद ओके। ये देखिए वहां पे 8 उसके बाद जावा जेडीके और मापेट, ये तीनों को ऐसे ही न्यू करके यूजर प्रेफरेंस में तीनों को ऐड करना है। उसके बाद सिस्टम प्रेफरेंस में सेम चीजें को, सेम तीनों को फिर क्या न्यू करके सेम तीनों को ही देखिए, आंट बिन मार्विन बिन जो पाथ है, सी प्रोग्राम फाइल जो भी आपका जहाँ पे है
जो वर्जन है उसको देख के तीनों का ये पाथ फाइल आपको वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल में आपको सेट करना है। सेट करने के बाद ये सब आपको सेट करने के बाद आपको चेक करना है, आप विंडो जो सर्च करके और कमांड प्रॉम्प्ट करके देखिए कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल किए, जावा वर्जन, एंड वर्जन और मावे वर्जन, तीनों का चेक करना है। ऐसे चेक करेंगे तो एंड जावा वर्जन और मावे वर्जन दिखाएंगे तो आपका विजुअल होगा कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल हुआ है सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल होता है अपाचे टॉमकैट। तो ये सर्वर होता है स्पेस का, तो सिंपली डबल क्लिक जैसे करेंगे वो जो एक्स फाइल में टॉमकैट में, उसके बाद आपको एग्री एग्री पूछेगा। एग्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा अपाचे टॉमकैट में। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर पूछेगा वहां पे देखिए स्टार्ट मेनू आइटम, डॉक्यूमेंटेशन मैनेजर, होस्ट मैनेजर, ये सब आपको जो प्रेफरेंस देना है दे सकते हैं। उसके बाद इट विल प्रमोट यूजर नेम पासवर्ड, वो जो आपको जो टॉमकैट सर्वर यूज होगा वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रेफरेंस दे सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कौन सा फाइल पर पाथ में रखना चाह रहे हैं वो पूछेगा, सिंपली डिफॉल्ट में रहता है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा प्रोसेस लगेगा, प्रोसेस होने के बाद रन अपाचे टॉमकैट। उसके बाद ये आपका जैसे टॉमकैट इंस्टॉल हो जाएगा ऐसे आपका टॉमकैट का पेज आपको विजिबल होगा। उसके बाद रहता है पोस्टग्रेल ये डाटाबेस, आपका एक एक स्टेप करके आपको उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करना है। जैसे पोस्टग्रेल ये डाटाबेस, वो विंडो का जो EXE रहता है, जो आप तीनों रहता है, एक डबल क्लिक सिंपली डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं उसको नेक्स्ट, जैसे डबल क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद पूछेगा ये जो पोस्टग्रेल जो डाटाबेस सेटअप करना चाहते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, यूजर एंड पासवर्ड पूछेगा, उसको सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपको वहां पे कुछ टाइम लेने के बाद इसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखेगा। प्रोसेस होने के बाद आपको क्या होगा, ऐसे उसको कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में ये जो क्लिक है ऑन चेक करना है, ऑन चेक नहीं करेंगे तो आपका डीबी बिल्डर मे बी यूज द डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन एडिशनल टूल्स, ये आपको और भी स्पेस लेगा, इसलिए ऑन चेक करके उसको फिनिश करना। फिनिश करने के बाद अभी जो आप डाटाबेस जो इंस्टॉल हुआ है पोस्टग्रेल जो उसको आप क्या करेंगे, उसको फिर कुछ सेटअप है सर्च करने के बाद आप ऐसे विंडो में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको जो प्रोसेस पासवर्ड जो इंस्टॉल के समय दिए हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको सेट करना है। सेट करने के बाद आपको पोस्टग्रेल जो डेटाबेस है वहां पे जस्ट सिंपली क्रिएट ए डाटाबेस, ये डाटाबेस क्रिएट करना है डिस्पेस के नाम पे, आपको क्रिएट करना है डिस्पेस के नाम पे एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है। डाटाबेस करने के बाद वहां पे एक्सटेंशन में उसको प्रेफरेंस देना है, उसको एक्सटेंशन देके प्रेफरेंस देना है कौन सा काम करेगा, वो जो डाटाबेस यूजर बना, जो डाटाबेस बना क्या क्या काम कर सकता है आपके डिस्प्लेस में, उसको प्रेफरेंस देके उसका जनरल कंसर्न डेफिनेशन ये सब आपको प्रेफरेंस सेटअप करना है। उसका लॉगिन जो डिस्प्लेस यूजर डाटाबेस बना, डाटाबेस के अंदर आपको यूजर बनाना है। यूजर बनाने के बाद फिर लॉगिन जो रोल आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे जनरल को जो प्रेफरेंस है, जो डिस्प्लेस जो है विंडो गेस्ट में जो भी नाम है आप देखे उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो डिफिनेशन और जो पासवर्ड है आप उसको रोल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप जैसे जो यूजर बनाएंगे क्या क्या कैन लॉगिन, सुपर यूजर, क्रिएट रोल, क्रिएट डाटाबेस, अपडेट कैटलॉग, इन जो भी प्रेफरेंस आप देंगे प्रिविलेज देंगे यूजर को, ऐसे ही आपका डाटाबेस में यूजर काम करेगा। उसके बाद आपको कुछ मतलब नेविगेशन जो रहता है विंडो में और DSpace-CFG रहता है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बेसिक रहता है, आपको कोई भी नाम देना है, स्पेस का नाम, यूजर नेम चेंज करना है, मतलब कोई भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, मेल सर्वर का सेटअप करना है, ये बेसिक फाइल रहता है। ये बेसिक मेन फाइल रहता है DSpace.cfg फाइल, वहाँ पे आपको सम जो भी टेक्निकल मेल कॉन्फ़िगरेशन, DSpace का URL जो IP सेटअप ये सब आपको क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो होने के बाद आप उसके बाद मावेन को चलाएंगे। तो आप अभी तक आपका DSpace इंस्टॉल नहीं हुआ है, मावेन है जो पैकेज को क्या करता है, प्रमोट करता है, जितना भी जो आप इंस्टॉल किए हैं सबको इकट्ठा करके मतलब उसको मावेन को रनिंग करके उसके बाद आपका DSpace इंस्टॉल होगा। जैसे मावेन चलाएंगे विंडो में, आप विंडो में DSpace करके MVN पैकेज जैसे कमांड चलाएंगे, आपका थोड़ा 10-15 मिनट के बाद नेट का स्पीड के अनुसार
आपका ये सब इंस्टॉलेशन आपको बिल्ड सक्सेस दिखेगा। बिल्ड सक्सेस होने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको आंट को फ्रेश इंस्टॉल करना है। उसके बाद फ्रेश इंस्टॉल के बाद फिर आपको ये पाथ में जाके सी डी स्पेस टारगेट डी स्पेस इंस्टॉलेशन, ये जो पाथ है, पाथ के जाने के बाद आंट फ्रेश इंस्टॉल देना है। उसके बाद फिर वो आपको दिखेगा ऐसे बिल्ड सक्सेस का आएगा। सक्सेस आने के बाद आपको फिर जो भी करेगा, उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद डिस्पेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनाना है। डिस्पेस एडमिनिस्ट्रेटर को बनाने के बाद आपको फिर वेब ऐप को क्या करना है, टॉमकेट को वेब ऐप को आपको कॉपी करके ए डिस्पेस फोल्डर में डालना है। उसके बाद आपको जो दो इंटरफेस है, आपको कोई भी जो इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद लोकल होस्ट :800/jcpi पे करना है, और आपको जो भी आप जो दूसरा इंटरफेस आप यूज कर सकते हैं। जो कुछ पूछना है तो पूछिए, मेरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया। वंदना मैडम। जी सर, नमस्कार सर। मैं बहुत ही आदर और सम्मान से बुलाना चाहूंगी डॉक्टर राकेश पांडे सर के लिए कि वो आए और फीडबैक क्लोजिंग वर्ड्स बोले। सर प्लीज। ओके, धन्यवाद मैडम। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, डीन डॉक्टर संगीता जौहरी मैडम, डॉक्टर प्रभात पांडे सर, प्रेसिडेंट ऑफ MPLA, डॉक्टर उषा वैद मैडम, डॉक्टर रुचि मैडम, डॉक्टर फामिना मैडम, and all speakers, Dr. Tripathi sir, Dr. Pathak sir, Mr. Alek ji, good evening. 2 दिन की इस कार्यशाला में लगभग 200 पार्टिसिपेंट हमारे साथ दोनों दिन जुड़े रहे। इस कार्यशाला में सभी सहभागियों ने डिजिटल लाइब्रेरी को कैसे विकसित करते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी तैयार करते हैं और कैसे इसको डिजिटली व्यवस्थित करते हैं, इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार का नॉलेज प्राप्त किया। डॉक्टर त्रिपाठी सर ने इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, ग्रे लिटरेचर, डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन और प्रीमियम सॉफ्टवेयर से हम सभी को अवगत कराया। वहीं RNTU लाइब्रेरी द्वारा भी ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को का प्रैक्टिकल नॉलेज हम सभी को दिया गया। डॉक्टर पाठक सर ने हमें DSpace ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से अवगत कराया। साथ ही साथ उन्होंने अपने यहाँ IISER में कैसे DSpace सॉफ्टवेयर से इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी तैयार किया और उसको डिजिटली मैनेज किया गया, उससे अवगत कराया। वहीं मिस्टर आलेख जी ने DSpace डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकली नॉलेज हम सभी को दिया। इस दोनों दिन की कार्यशाला में लगभग सभी लोग जो प्रथम दिन हमारे साथ जुड़े रहे, वो दूसरे दिन भी हमारे साथ जुड़े रहे, और हम सभी से उम्मीद रखते हैं कि सभी लोग अपने इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी डिजिटली मैनेज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर यूज़ करेंगे, या तो ग्रीनस्टोन यूज़ करेंगे या DSpace यूज़ करेंगे, और भी ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उनका भी यूज़ करके वो अपने इंस्टीट्यूशंस को, यूजर्स को लाभान्वित कर सकते हैं। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों से सहभागियों ने भाग लिया और इस कार्यशाला का लाभान्वित हुए। इसके लिए मैं तहे दिल से MPLA के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रभात पांडे सर, MPLA के सेक्रेटरी मिस्टर मनोज मेहर और MPLA के ट्रेजरर मिस्टर राजेश कथाने जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। RNTU के सभी आदरणीय और आप सभी का ऐसे ही हमारे साथ बना रहे, जिससे हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, काफी अच्छे से आपने संबोधित किया। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए स्वयं आ रही हूँ। तो मैं वंदना नामदेव आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर प्रभात पांडे सर का,
कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को गाइड किया कि आप लोग कार्यशाला करिए, हम आपके साथ हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलेख सर का, डॉक्टर त्रिपाठी सर का, डॉक्टर पाठक सर का, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। बीसी सर, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेठिया सर का, डीन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स संगीता जौहरी मैडम का, एवं एचओडी डॉक्टर उषा मैम का, डॉक्टर रुचि मैम का, एवं समस्त अपने ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जो हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हेड ऑफिस के टेक्निकल पर्सन टेक्निकल पर्सन अय्यर सर का, कि जिन्होंने हमें समय पर पैनल लिंक बना के दी और हम यह कार्यक्रम संपन्न कर पाए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर फेमिना मैम का, सुधीर सर का और सचिन सर का, जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए। अब अंत में मैं 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आप आए हमारी कार्यशाला में, आप आए हमारी कार्यशाला में, हमारा मन बड़ा हर्षित हो गया। आभार है आप सबका, आभार है आप सबका, आपके साथ माहौल पुलकित हो गया। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सबके लिए कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और एक ग्रुप पिक के लिए आप सभी पैनल पार्टिसिपेट से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज आ जाएं। तो सचिन सर एक फोटो ले लेंगे। सचिन सर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जो लोग क्लास में आ रहे वीडियो हैं। ऑन कर लें प्लीज। आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना सुंदर फेस दिखाएं ताकि मैं आपकी अच्छे से पिक ले पाऊँ। धन्यवाद। डॉक्टर त्रिपाठी सर, पाठक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आलेख सर बहुत बहुत धन्यवाद, पाठक सर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you and congratulations for the successful program. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बस आप लोग का साथ बना रहे हैं मैडम, तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी इंग्लिश जरूरी है। ओके, थैंक यू आप ओके सभी को। थैंक यू रुचि मैम। ओके, गुड डे, नाइस डे, टेक केयर। गुड डे।